नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। दोस्तों, एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे हुए थे। लोगों की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी द्वारपाल आया। उसके पास एक संदेश था। जब राजा विक्रमादित्य ने उस मसले पर बातचीत कर ली, तब द्वारपाल ने राजा से कहा, राजन, बाहर द्वार पर एक बाजीगर आया है। वो आपसे मिलना चाहता है। राजा विक्रमादित्य का अपना नियम था कि यदि कोई उनसे मिलने या फरियाद लेकर आता था तो वे उसे तुरंत मिलते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, उसे तुरंत मेरे पास ले आओ। द्वारपाल जाकर उस बाजीगर को राजा विक्रमादित्य के पास ले आया। थोड़ी देर में ही राजा विक्रमादित्य ने देखा कि एक छरहरे बदन का एक नौजवान लड़का खड़ा है। वे बाजीगर से बोले, अब तुम हमें बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, क्यों हमसे मिलना चाहते हो। बाजीगर ने कहा, राजन, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, इसलिए मैं बहुत दूर से आपको अपनी कला का प्रदर्शन करने आया हूं। मैं अपनी कला आपको दिखाना चाहता हूं। यदि आप मुझे कला प्रदर्शन करने का अवसर देंगे तो ये मेरे लिए बहुत भाग्यशाली होगा। राजा विक्रमादित्य बाजीगर की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी कला दिखाने का मौका दूंगा, पर आज नहीं। तुम कल आना। आज हमारे मेहमान बनो। कल जब दरबार लगेगा तब तुम अपनी कला दिखाकर सबका मनोरंजन करना। आज मेरे खास मंत्री और परिवार के लोग बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हारी कला देखने से चूक जाए। बाजीगर ने राजा को धन्यवाद दिया और कहा, हे राजन, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आप वास्तव में कला के पारखी हैं और एक महान राजा हैं। आपके जैसे लोगों के कारण ही इस कला को विकसित होने का अवसर मिलता है और हम जैसे लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है राजन, मैं कल आपके दरबार में फिर उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन सुबह दरबार में लगभग सभी कर्मचारी मौजूद थे। नगरवासियों के बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी। थोड़ी देर में बाजीगर आ गया। उसने एक हाथ में एक बड़ी सी झोली ले रखी थी। शायद उसमें उसने अपने सारे उपकरण रखे थे। उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। शायद वो उसकी पत्नी थी। विक्रमादित्य को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि बाजीगर की पत्नी इतनी सुंदर थी और उसका पहनावा भी किसी राजकुमारी से कम नहीं था। वो बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजी संवरी हुई थी और देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। बाजीगर ने राजा के मन की बात भांप ली और कहने लगा, महाराज, क्या राजाओं को ही खूबसूरत औरत रखने का अधिकार होता है? मेरे जैसे कलाकार भी तो खूबसूरत औरत रख सकते हैं। उसकी बातों से राजा विक्रमादित्य थोड़े हतप्रभ हो गए और फिर मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल, हर व्यक्ति को समान अधिकार है। अब तुम अपनी कला का प्रदर्शन करो। बाजीगर ने आदेश मिलते ही अपनी झोली से एक रस्सी निकाली। उसका एक छोर उसने अपने हाथ में पकड़ा और बाकी गुच्छा हवा में उछाल दिया। गुच्छा हवा में जाकर गायब हो गया। वो कितना ऊपर तक गया इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो दिखाई देना बंद हो गया था। बाजीगर ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, मैं रस्सी पकड़कर ऊपर जा रहा हूं, कृपया मेरी पत्नी का ध्यान रखना। फिर वो रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। इतना ऊंचा चढ़ गया कि अब वो दिखाई देना बंद हो गया। सभी लोग उसकी वापसी की प्रतीक्षा करने लगे। पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो वापस नहीं आया। उसकी पत्नी चिंतित हो उठी। राजा ने उसे समझाया कि वो चिंता न करे, उसका पति लौट आएगा, लेकिन वो नहीं मानी। रात भी आ गई और फिर बीत भी गई, लेकिन बाजीगर वापस नहीं आया। अगले दिन उसकी पत्नी ने राजा से विनती की कि उसके लिए एक चिता सजाई जाए। वह अपने पति के वियोग में सती होना चाहती है। सबने उसे समझाने का प्रयास किया, पर वो नहीं मानी। अंततः राजा ने हार मानकर आदेश दिया कि उसके लिए चिता तैयार कर दी जाए। बाजीगर की पत्नी चिता पर बैठ गई और उसमें आग लगा दी गई। चिता धो धो कर जल उठी। राजा को अपनी बेबसी पर बहुत दुख हुआ कि वो कुछ भी नहीं कर सके। थोड़ी देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। राजा विक्रमादित्य इतने दुखी हो गए कि उन्होंने पूरे राज्य में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया और खुद भी एकांत में चले गए। घटना को 2 दिन बीत गए। राजा विक्रमादित्य ने उदास मन से दरबार आरंभ किया। दरबार शुरू हुए कुछ ही समय हुआ कि आसमान में गई रस्सी में हलचल हुई। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे। तभी बाजीगर का कटा हुआ हाथ नीचे आ गिरा। सभी लोग हैरान रह गए। फिर दूसरा हाथ, फिर दोनों पैर और शरीर के बाकी हिस्से भी कटकर नीचे आ गिरे। राजा विक्रमादित्य को बाजीगर की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसके शरीर के सभी हिस्सों को इकट्ठा करके धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार कर दिया। इस घटना को 10 दिन बीत गए। एक दिन जब दरबार लगा, तभी रस्सी में फिर से हलचल हुई।
सब लोग उसके पास जाकर देखने लगे। सबकी निगाहें ऊपर की ओर थीं। उन्होंने देखा कि बाजीगर रस्सी के सहारे नीचे उतर रहा था। उसे सुरक्षित देखकर राजा और कर्मचारी स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह कैसे संभव हो गया। एक मंत्री ने हैरानी से कहा, यह तो मर चुका था, फिर कैसे जीवित हो गया? थोड़ी देर में बाजीगर वापस आ गया और उसने राजा को प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, मैं जीवित लौट आया हूं। राजा ने उससे पूछा, तुम कैसे जीवित लौट आए? बाजीगर ने उत्तर दिया, राजन, ये सब मेरा कौशल था। अब कृपया मेरी पत्नी को बुलवा दीजिए। राजा ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचा कि उन्होंने क्या अपराध कर दिया। वे बाजीगर के खेल का हिस्सा क्यों नहीं समझ सके? अब वो उसकी पत्नी को कहां से वापस लाएंगे? बाजीगर की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, आपकी पत्नी तो सती हो चुकी है और हमें नहीं पता था कि ये सब आपके खेल का हिस्सा है। बाजीगर बोला, राजन, आप जो भी कह रहे हैं सब झूठ है। ऐसा लगता है कि आपका मन मेरी पत्नी पर आ गया है, इसलिए आप मुझे ये मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं। राजा विक्रमादित्य को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। बाजीगर ने उन पर लांछन लगाया था जो उन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। वे बोले, बाजीगर, शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानते। मैं न्याय के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन कभी भी गलत कार्य नहीं करता। बाजीगर ने कहा, राजन, मैं आपकी बात समझता हूं, पर मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी पत्नी को मुझे वापस कर दें। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। लोगों ने भी बाजीगर को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा, मुझे एक बार उसे आवाज देने दो। यदि वो महल में कहीं भी होगी तो आ जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, आवाज दे सकते हो। बाजीगर ने जैसे ही अपनी पत्नी को आवाज दी, उसकी पत्नी दौड़ती हुई महल से बाहर आ गई। वहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, प्रजा और राजा हैरान रह गए। सब सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। उसकी पत्नी तो हमारे सामने चिता में बैठकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, लेकिन यह कहां से आ गई? राजा विक्रमादित्य ने सारी बात समझी। यह सब बाजीगर का जादू था। राजा ने कहा, बाजीगर, तुम्हारे इस प्रदर्शन से मैं बहुत हैरत में हूं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा था। राजा ने बाजीगर को ढेर सारा इनाम दिया। फिर उन्होंने पूछा, बाजीगर, तुमने ये सब कहां सीखा? बाजीगर ने उस पाठशाला का नाम और पता राजा को बता दिया। राजा विक्रमादित्य ने तय किया कि वे खुद जाकर यह विद्या सीखेंगे। उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर विद्या सीखने का निश्चय किया। बाजीगर ने कहा, राजन, मेरा आपके साथ जाना बहुत जरूरी है। वहां आपकी देखभाल कौन करेगा? विक्रमादित्य ने सोचा कि उसे साथ ले जाने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। जब राजा जाने की तैयारी करने लगे, तब राजा ने अपनी रानी को सारी बात समझाई और कहा, रानी जी, मुझे वापस आने में 1 महीना या उससे ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त शब्द बता रहा हूं। जब भी मैं लौट कर आऊं तो तुम मुझसे ये शब्द जरूर पूछना। रानी, यदि मैं वो गुप्त शब्द नहीं बता पाऊं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, तो तुम समझ जाना कि वो मैं नहीं हूं। मेरा रूप धारण करके कोई और आया है, क्योंकि जो विद्या मैं सीखने जा रहा हूं उसमें मायाजाल की असीमित संभावनाएं हैं। इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही सचेत कर दिया है। विक्रमादित्य की बात रानी ने समझ ली। अगले दिन सुबह होते ही राजा और उनका विश्वस्त सेवक विद्या सीखने के लिए निकल पड़े। जादू के विद्यालय में पहुंचकर राजा ने अपना परिचय एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिया और जादू सीखने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। वहां के शिक्षक ने विक्रम को जादू सिखाने के लिए हामी भर दी। शिक्षक ने कहा, आप कौन सी विद्या सीखना चाहेंगे? मेरे पास अनेक विद्याएं हैं और उनमें से किसी एक विद्या को सीखने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। राजा विक्रमादित्य ने विचार किया कि कौन सी विद्या उनके लिए अधिक उपयोगी होगी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मैं केवल कायाकल्प की विद्या ही सीखना चाहता हूं। शिक्षक ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी शिक्षा कल से शुरू होगी। अगले दिन से राजा विक्रमादित्य ने शिक्षा आरंभ कर दी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों ने अपने गुरु से विदा ली और घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उनके सेवक ने पूछा, महाराज, आपने विद्या तो सीख ली, पर उसका प्रयोग करके नहीं दिखाया। विक्रमादित्य बोले, विद्या का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई मृत जीव मिल जाए। कुछ देर बाद जंगल में एक मृत हाथी दिखाई पड़ा। राजा ने कहा, यह मृत हाथी हमारी विद्या के लिए उपयुक्त रहेगा। तुम मेरे शरीर का ध्यान रखना। मैं इस मृत हाथी की काया में प्रवेश करूंगा। सेवक ने सहमति जताई। राजा ने अपने शरीर को छोड़ा और हाथी की काया में प्रवेश किया। हाथी जीवित होकर खड़ा हो गया।
सेवक ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और अपने पुराने शरीर को नष्ट कर दिया ताकि राजा उसका प्रयोग न कर सके। विक्रमादित्य समझ गए कि उनके साथ धोखा हो गया, पर वे तत्काल कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि सेवक उनके हाथी वाले शरीर को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वे जंगल में भाग गए। जो सेवक था वो एक नाई था। नाई सीधा महल में पहुंचा और क्योंकि उसने राजा का रूप धारण कर रखा था, सैनिकों और मंत्रियों ने उसे पहचाना नहीं। अब नाई ने राजा के रूप में अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पास के जंगल में जितने भी हाथी हैं सभी को पकड़ कर लाया जाए। अगले दिन कई हाथी पकड़ कर लाए गए, जिनमें राजा विक्रम भी थे। नाई ने आदेश दिया, इस हाथी को छोड़कर बाकी हाथियों को जंगल में छोड़ दिया जाए। हाथी को एक स्थान पर बांधकर नाई ने आदेश दिया, इसके सामने कोई भी मरा हुआ जीव ना आए, वरना उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। कई दिन बीत गए और कोई भी मृत जीव हाथी बने राजा के सामने नहीं आया। उधर विक्रम के शरीर में उपस्थित नाई रानी के पास गया। रानी ने उसका स्वागत किया और पहले हालचाल पूछा। फिर रानी ने पूछा, राजा साहब, आप जाते समय मुझे जो गोपनीय शब्द बताकर गए थे वो आपको याद है? विक्रम का रूप धारण किए हुए नाई को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बात घुमाते हुए कहा, मुझे इस समय याद नहीं, जैसे ही याद आएगा मैं बता दूंगा। रानी के मन में शक ने जन्म ले लिया। उन्होंने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उन्होंने इसका जिक्र नाई के सामने नहीं किया। रानी बोली, स्वामी, मैंने आपकी बताई विधि के अनुसार 1 माह का चंद्रायन व्रत किया हुआ है। इस दौरान मैं आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए इस अवधि के लिए मुझे क्षमा करें। नाई ने सोचा कि जल्दबाजी में रानी को शक हो जाएगा और उसकी पोल खुल जाएगी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं रानी, धार्मिक कार्यों में विघ्न नहीं डालना चाहिए। तुम पूरी निष्ठा के साथ अपने व्रत को करो। उधर एक बांस अपने मुंह में मृत तोता लेकर उड़ रहा था। अचानक वह तोता हाथी के पास गिर गया। राजा ने तुरंत ही हाथी के शरीर को छोड़कर तोते के शरीर में प्रवेश किया और उड़कर वहां से चला गया। सैनिकों ने यह घटना उस नाई को बताई जिसने राजा का रूप धारण कर रखा था। उसने अपना माथा पीट लिया और कहा, तुम्हारी नियुक्ति का क्या फायदा, जब तुम ऐसा साधारण काम भी नहीं कर सकते। उसने सभी मंत्रियों, सैनिकों और द्वारपालों को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। उधर राजा विक्रमादित्य तोते के रूप में उड़ते हुए रानी के महल में चले गए। रानी वहीं अपने कमरे में बैठी हुई थी। तोते ने मनुष्य की आवाज में अपनी गोपनीय बातें बतानी शुरू की। रानी चौंक कर इधर उधर देखने लगी कि आखिर कौन है जो राजा विक्रमादित्य की तरह बोल रहा है और उसका गोपनीय शब्द दोहरा रहा है। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो पेड़ पर तोते को पाया जो विक्रमादित्य की आवाज में बोल रहा था। रानी ने पूछा, तुम कौन हो जो मेरे पति की आवाज में बोल रहे हो? राजा विक्रमादित्य ने अपनी आप बीती रानी को बता दी। सारी बात उन्होंने समझाई कि नाई ने कैसे उनके साथ छल किया है। रानी चिंतित होकर पूछने लगी, स्वामी, अब ये सब कैसे ठीक होगा? राजा ने रानी को पूरी तरकीब समझा दी। अगले दिन रानी ने विक्रमादित्य बनी नाई को बुलाया। नाई ये सुनकर बहुत खुश हुआ और पूरी तरह सज धज कर रानी के महल की ओर चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि रानी ने भी पूरा श्रृंगार कर रखा था। जैसे ही वो रानी की ओर बढ़ा, रानी ने कहा, महाराज, मैं चाहती हूं कि आप मुझे वो जादू दिखाएं जो आपने सीखा है, ताकि हमारी खुशी और बढ़ जाए। मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। नाई ने कहा, ये तो एक चुटकी बजाने जैसा कार्य है, मैं अभी तुम्हें वो विद्या दिखा देता हूं। उसने आदेश दिया कि एक मरा हुआ जीव लाया जाए ताकि वो अपना जादू दिखा सके। सेवक तुरंत ही एक मरा हुआ कबूतर लेकर आ गए। नाई वही जमीन पर लेट गया और राजा विक्रमादित्य का शरीर छोड़कर उस कबूतर के शरीर में प्रवेश कर गया। तभी वह कबूतर जीवित हो उठा। जैसे ही नाई ने कबूतर के शरीर में प्रवेश किया, रानी ने उसी समय एक बिल्ली छोड़ दी। बिल्ली ने एक ही बार में कबूतर का खात्मा कर दिया। उधर राजा विक्रमादित्य तोते के शरीर में वहीं पर उपस्थित थे। उन्होंने तुरंत तोते का शरीर छोड़ दिया और अपने शरीर में प्रवेश कर गए। राजा विक्रमादित्य अब अपनी रानी और अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक समय बिताने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।